अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद, मैं हूं तारिक, मैं मोहम्मद यूसुफ, मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है द रियलिटी ऑफ कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड जो हिंदुस्तान का था भाई, जो आज जो वो ब्रिटेन में पड़ा है, तो देखते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है भाई साहब, कहाँ से मिला, किधर किधर से होते वाते घुमा के गया वो ब्रिटेन। तो देखते हैं वीडियो और अपना वीडियो एंड कर देंगे। कौन करते रहे 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। जैसे ही कोहिनूर इंग्लैंड की धरती पर पहुंचा, क्वीन के सर पे लोहे की रॉड उठा के मार दी गई। कुलदीप नायर राज्यसभा पहुंचे, 50 एमपी और मनमोहन सिंह जी से कोहिनूर के लिए साइन करवाए। तालिबान भी बीच में कूद गया कि कोहिनूर तो हमारा है। पूरी दुनिया के सामने कोहिनूर जब क्वीन ने रिसीव किया तो उनकी आंख काली और सर पे चोट। ऐसा क्या है कोहिनूर में कि इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सब कह रहे कि ये हमें चाहिए। फीमेल को छोड़ के जिसके पास गया कोहिनूर, उसका बुरा टाइम चालू हो गया। कोहिनूर था तो 795 कैरेट का, लेकिन लास्ट में 105 कैरेट का इसलिए बचा। इन्हीं सारी लीगल दिक्कतों की वजह से कोहिनूर आज की डेट तक इंडिया वापस नहीं आ पाया। ट्रीटी ऑफ लाहौर के आर्टिकल 3 में साफ लिखा है कि कोहिनूर जो है, पगड़ी से जैसे ही नीचे गिरा, देखते ही नादिर शाह बोला कोहिनूर। अब देखिए, बिजनेस में सिर्फ कमाना काफी नहीं होता है। पैसा आ भी रहा है या अटक गया है और जा कहां रहा है, ये सब टाइमली समझना जरूरी होता है। इसलिए बिजनेस को अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल का ट्रैक रखना जरूरी है। अब अगर ये सब आप मैनुअली करोगे तो टाइम भी लगेगा और गलतियां भी होंगी। इसलिए स्मार्ट बिजनेसेस यूज कर रहे हैं उडू अकाउंटिंग ऐप। बस आप पीडीएफ अपलोड करो और एआई और ओसीआर से डिटेल्स खुद ही फेच हो जाती हैं। उडू खुद ही डिटेल्स रीड करता है और टीडीएस भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। उडू अकाउंटिंग ऐप में एजिंग रिपोर्ट से आप जान सकते हो किसका पेमेंट कितने दिन से पेंडिंग है, और उनके ऑटो फॉलोअप जो है वो उडू ईमेल्स और व्हाट्सएप के थ्रू खुद भेजता है। सारी इंपॉर्टेंट रियल टाइम डिटेल्स यहीं पे डैशबोर्ड पे देख सकते हो और फाइनेंशियल रिपोर्ट भी यहीं पे अवेलेबल है। और जो कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट कंप्लायंस है, जैसे ई इनवॉइस, ई वे बिल, जीएसटी फाइलिंग, ऑडिट ट्रेल, सब यहीं से मैनेज हो जाता है। अकाउंटिंग के अलावा उडू पे इनवॉइसिंग, वेबसाइट बिल्डर, सीआरएम, ई कॉमर्स जैसे 45+ एप्स मिलते हैं। और बेस्ट पार्ट, फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है, अनलिमिटेड यूजर्स के साथ। सपोर्ट और होस्टिंग भी लाइफ टाइम फ्री है। तो सिंप्लीफाई करो अपनी अकाउंटिंग उडू अकाउंटिंग ऐप के साथ फ्री में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, आज की डेट में आंध्र प्रदेश के अंदर जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है, तो ईयर 1306 के आसपास का जो टाइम था, ये पूरा एरिया जो था गोलकोंडा रीजन का पार्ट था और ये इस तरफ से कृष्णा रिवर पास होती थी। इस पूरे एरिया पे काकतीय डायनेस्टी जो थी वो रूल करती थी। और ये जो गोलकोंडा रीजन था, उस टाइम पे पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा रीजन था जहां पे डायमंड्स जो थे उनकी माइनिंग होती थी। इससे पहले कहीं और डायमंड की माइनिंग नहीं हुई थी। जो यहाँ के लोकल्स थे वो क्या करते थे कि डेली बेसिस पे एंशिएंट प्लेसर माइनिंग एक टेक्निक थी, उसका यूज करके डायमंड निकालते थे। बेसिकली इस टेक्निक में ये लोग रिवर के बगल में जो अलुवियल डिपॉजिट होते थे, उसमें बैम्बूज की छन्नी का यूज करके डायमंड्स की माइनिंग करते थे। और दुनिया भर में यहाँ से डायमंड का ट्रेड भी होता था और काफी लंबे टाइम तक ये प्रोसेस यहाँ से चलता रहा। अब एक दिन क्या होता है कि सेम ईयर यानी कि ईयर 1306 में एक ग्रुप क्या करता है, इस एरिया में माइनिंग कर रहा था और माइनिंग करते टाइम उनको एक बहुत ही यूनिक डायमंड मिला। उस टाइम पे उसका वेट 793 कैरेट था, मतलब कि 158.6 ग्राम्स। एक्सेप्शनल क्लैरिटी थी उसकी। आज की डेट में जिसको हम डी ग्रेड का डायमंड बोलते हैं, उस लेवल की क्लैरिटी थी। अब जब ये डायमंड मिला इनको, तो इन सारे लोगों ने मिलके इस डायमंड को काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर थे उनको जाके दे दिया। और फिर इस तरीके से ईयर 1306 में पहली बार काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके पास ये डायमंड आया, जिसको आगे चल के कोहिनूर बोला गया। देखिए, जो डिटेल्स मैं बता रहा हूं इसमें और भी चीजें आपको मिलेंगी अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, लेकिन काकतीय डायनेस्टी के रूलर कोहिनूर डायमंड के फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड ओनर माने जाते हैं। और समझ में आने के लिए इस डायमंड को मैं अभी कोहिनूर डायमंड बोलूंगा, लेकिन इसका नाम कोहिनूर जो है वो आगे चल के पड़ता है, अभी बताऊंगा उसको मैं। और इसमें एक चीज मैं और अभी आगे बताने से पहले ऐड कर देता हूं कि जितनी भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं,
कोहिनूर डायमंड के बारे में। इसके बारे में अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही डिटेल्स पिक की हैं जिसके सबसे ज्यादा रिकॉर्ड और फैक्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे गोलकोंडा की जो स्टोरी है इसलिए पिक की मैंने क्योंकि सबसे क्लोज जियोलॉजिकल एविडेंस जो है और जो राइटर्स के रिकॉर्ड हैं वो इसी के हैं। जैसे एविडेंस के हिसाब से कोहिनूर जो है वो टाइप 2A डायमंड है जिसमें कोई नाइट्रोजन इंप्योरिटी नहीं होती और ये एक एंशिएंट प्लेसर माइनिंग टेक्निक का यूज होकर माइन हुआ है। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये जो कोहिनूर डायमंड है इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो गोलकोंडा रीजन में जो डायमंड्स मिलते थे बिल्कुल उनसे मिलते हैं। और कई सेस्मोलॉजिस्ट जैसे हर्ष के गुप्ता इन्होंने भी ऑफिशियली कंफर्म किया कि कोहिनूर जो है वो गोलकोंडा रीजन से है। अभी 2023 में भी जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें बताया गया था कि कोहिनूर डायमंड किम्बरलाइट पाइप से ओरिजिनेट हुआ है और गोलकोंडा रीजन की जो कोलूर माइंस थी वो किम्बरलाइट फील्ड के लिए काफी फेमस थी। सैटेलाइट इमेज, जियोकेमिकल एनालिसिस, सबसे क्लोजेस्ट प्रूफ जो अभी तक मैच हुए हैं उनके बेसिस पे मैं ये स्टोरी बता रहा हूं आपको। तो अब इसके बाद होता क्या है कि डायमंड जो था वो काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके पास तो आ गया था और इनके रूलर्स में एक चीज थी कि ये अपनी कुल देवी भद्रकाली जी को बहुत मानते थे। अपनी कैपिटल वारंगल में बहुत बड़ा भद्रकाली मंदिर भी था इनका। तो जब ये डायमंड काकतीय रूलर्स के पास आया तो इन्होंने डिसाइड किया कि इसको ये मंदिर के अंदर देवी भद्रकाली जी की लेफ्ट आई में लगवा देंगे। और जब ये चीज हुई इसके कुछ टाइम बाद ये सुपरस्टिशन भी आसपास के एरिया में फैल गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो इस डायमंड का ओनर होगा वो बहुत स्ट्रांगली राज तो करेगा लेकिन उसका बैड लक स्टार्ट हो जाएगा। Whoever possesses this diamond will rule, no doubt, but their bad luck will begin the moment they claim it. It carries a curse that spares no man. Only two can wear it without facing destruction, God and a woman. The power is immense. सिर्फ भगवान और औरत ही इस डायमंड को बिना किसी नुकसान के पहन सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया। अब देखिए जो लाइन मैंने बोली है अभी कि डायमंड जो है ये मिस फॉर्च्यून लाएगा, जो आसपास के एरिया में लोग बात कर रहे थे, जब भी कोहिनूर की बात होगी ये मिस फॉर्च्यून और कर्स वाली जो लाइन है ये हमेशा आपके सामने आएगी। और इसके बारे में मैं एक चीज बता देता हूँ, इसका प्रूफ ढूंढने आप निकलोगे तो एक ही चीज सामने आएगी कि ईयर 1306 के लॉस्ट हिंदू टेक्स्ट में ऐसा कहा गया है, लेकिन इसका डायरेक्ट साइटेशन जो है वो किसी भी वेद, पुराण या फिर किसी क्लासिकल हिंदू स्क्रिप्चर्स में मेंशन नहीं है। लेकिन लोग जो रेफरेंस देते हैं वो भगवत पुराण के दशम स्कंद अध्याय 56 में जो श्यामंतका मणि के बारे में डिटेल्स दी हैं उसको लोग कंपेयर करते हैं कोहिनूर की जो मिस फॉर्च्यून वाली जो स्टोरी है उससे। और इस चीज को इंडियन हिस्टोरियन और रिसर्च NB सेन वो भी बैक करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में ये जो कोहिनूर डायमंड की जो कर्स और मिस फॉर्च्यून वाली जो स्टोरी है कि जिसके पास ये जाएगा उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, सिर्फ फीमेल ही पहन सकती हैं, ये सेकेंडरी और टर्शरी सोर्स की तरह सामने आई है। मतलब कि ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला इसका, लेकिन ब्रिटिश, इंडियन और फ्रेंच राइटर्स और हिस्टोरियंस ने इतना बोला इसके बारे में कि उसी को बार बार लोग लिखने लगे जिसको प्रूफ की तरह समझा जाने लगा। तो अब देखिए काकतीय एम्पायर के पास जब कोहिनूर डायमंड आया तो इस टाइम पे काकतीय एम्पायर अपने पीक पे था। वेल्थ, पावर, डायमंड्स, फोर्स, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, दूर दूर तक कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन कोहिनूर के आने के कुछ टाइम बाद दिल्ली सल्तनत से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जनरल मलिक कफूर को भेज के काकतीय एम्पायर पे अटैक करवा दिया, उनको हरा दिया और जो एम्पायर इतने टाइम से हारा नहीं था उसकी सारी वेल्थ और खजाना इंक्लूडिंग कोहिनूर सब कुछ उठा के वारंगल से अपने सल्तनत दिल्ली में पहुंचा दिया। और दिल्ली पहुंचने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक ऑफिशियल था ख्वाजा हाजी, इसको ये टास्क दिया गया कि जितना भी खजाना आया है वारंगल से इसकी वैल्यूएशन वगैरह करी जाए। तो इसी टाइम पे कोहिनूर सामने आता है और खिलजी पूछता भी है इसी टाइम पे कि इसकी कीमत कितनी होगी। तो ख्वाजा हाजी जिसको ये टास्क दिया गया था वो कहता है कि ये बहुत ही यूनिक चीज है, दुनिया में ऐसी सिर्फ एक ही चीज है, इसकी कीमत कोई भी नहीं कैलकुलेट कर सकता। और यहां से खिलजी को कोहिनूर की इंपॉर्टेंस पता चलती है। अब ये डायमंड खिलजी के पास आ तो गया था, लेकिन इसके आने के कुछ टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है, मलिक कफूर खिलजी के बच्चों को मार देता है, फिर खुद भी उसकी डेथ हो जाती है। बैक टू बैक इतनी दिक्कतें होती है कि खिलजी डायनेस्टी जो है वो कोलैप्स हो जाती है। और फिर इसके बाद कोहिनूर डायमंड जो था वो तुगलक डायनेस्टी में गया, फिर वो भी हार गए। ऐसे करके कोहिनूर मल्टीपल राजाओं और डायनेस्टीज के पास गया और क्योंकि इतने राजा हार गए थे तो सुपरस्टिशन फैल गया था आसपास के एरिया में कि ये मिसफॉर्च्यून लेके आता है जिसके पास जाता है। तो आम जनता जो थी वो इस टाइम पे कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ने लगी। अब इसके बाद क्या होता है, एक राजा से दूसरे राजा तक पास हो के कोहिनूर डायमंड जो था वो पहुंचता है बाबर के पास। बाबर और उसका बेटा हुमायूं इब्राहिम लोदी को हरा के अपने पास इस कोहिनूर डायमंड को ले आए थे। और इसी टाइम पे बाबर के बेटे हुमायूं ने बाबर से पूछा भी था कि कोहिनूर के पीछे इतने लोग पड़े हैं, ऐसा क्या है इसमें, इसकी कीमत कितनी है। तो बाबर ने उस टाइम पे कहा था कि पूरी दुनिया के एक दिन का खर्चा ये अकेला हीरा उठा सकता है। इस टाइम पे इसका नाम कोहिनूर नहीं पड़ा था, बाबर डायमंड बोलते थे इसको। अब इसके बाद 26 दिसंबर 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं जो है वो
गद्दी संभालता है, लेकिन पूरा अंपायर जो था वो वीक हो चुका था। मौका देख के शेर शाह सूरी जो था वो हुमायूं पे हमला करता है। अब हुमायूं जब परेशान होकर हारने लगता है तो वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन भागते भागते कैसे भी करके वो जो कोहिनूर था उसको अपने पास रख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए जुलाई 1544 में पर्शिया यानी आज की डेट में जो ईरान है वहां की तरफ निकल जाता है ताकि बच सके। अब जब हुमायूं पर्शिया की तरफ निकलता है इस कोहिनूर डायमंड को लेके, तो बीच में नमाज के टाइम पे वजू करने के लिए रुकता है, तो कोहिनूर डायमंड को निकाल के साइड में रख देता है और इसके चक्कर में कोहिनूर जो है उसको भूल जाता है। अब हुमायूं बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन उसके साथ में जौहर नाम का एक दरबारी था, लकीली उसको मिल जाता है और उसके बाद जैसे तैसे करके दोबारा जो कोहिनूर है वो हुमायूं के पास आ जाता है। अब इसके बाद ईयर 1544 के स्टार्टिंग में ही हुमायूं पर्शिया पहुंचता है। वहां पहुंच के बादशाह तहमास्प इनसे मदद मांगता है। तहमास्प जो है हुमायूं को सिक्योरिटी देके रख लेता है और फिर जब काफी सालों तक हुमायूं सेफ रहता है तो इसके बदले में और कुछ तो था नहीं उसके पास, वो अपना कोहिनूर डायमंड जो था वो तहमास्प को दे देता है। तो इस तरीके से कोहिनूर की ओनरशिप पहली बार इंडिया से बाहर पहुंच जाती है और पर्शिया पहुंच जाती है, यानी कि आज का जो ईरान है वहां पे पहुंच जाती है। लेकिन ये बहुत थोड़े टाइम के लिए जाती है, इसके बाद कई चीजें ऐसी होती है जिसकी वजह से दोबारा कोहिनूर इंडिया के अंदर आ जाता है। होता क्या है कि अब कोहिनूर का जो कंट्रोल था वो तहमास्प के पास था और तहमास्प जो था ये एक शिया मुस्लिम था। सुन्नी लेड ऑटोमन अंपायर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो तहमास्प जो था वो थोड़ा इनसिक्योर हुआ और उसने भी ट्राई किया कि जितने भी दुनिया के अंदर शिया मुस्लिम है वो भी इकट्ठा हों। तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर अहमदनगर सल्तनत के किंग बुरहान निज़ाम शाह ये एक बहुत ही पावरफुल शिया मुस्लिम थे उस एरिया के अंदर। तो तहमास्प ने इनको अपने साथ जोड़ने के लिए ताकि शिया जितने भी हैं वो सब एक साथ हों, ईयर 1547 में अपने एम्बेसडर मैदर जमाल को कोहिनूर लेके भेजते हैं और अपने साथ जोड़ने के लिए किंग बुरहान निज़ाम शाह को कोहिनूर गिफ्ट कर देते हैं और इस तरीके से कोहिनूर वापस इंडिया के अंदर आ जाता है। अब इंडिया के अंदर आने के बाद कोहिनूर एक राजा से दूसरा राजा के पास ट्रांसफर होने लगता है। जो भी ताकतवर होता था वो किसी ना किसी तरीके से कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लेता था और फिर ऐसे कर करके 7 जुलाई 1656 के आसपास कोहिनूर पहुंचता है शाहजहां के पास। शाहजहां के पास जब कोहिनूर आया था वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कोहिनूर से। शाहजहां ने उसको अलग से एक रॉयल ज्वेल बॉक्स में रखवा दिया था और शाहजहां के कोर्ट में एक फेमस डायमंड कटर था, हार्टेंसियो बोर्जियो, और इसको शाहजहां टास्क देते हैं ये जो नायाब कोहिनूर है हमारे पास इसको आप कैसे भी करके खूबसूरत बना दो, इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे। शाहजहां से डायमंड की कटिंग के डिस्कशन के बाद हार्टेंसियो कोहिनूर की कटिंग और पॉलिशिंग में लग जाता है ताकि लाइट का रिफ्लेक्शन इसमें और ज्यादा बढ़ जाए, ये देखने में और ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। लेकिन ये करने के चक्कर में हार्टेंसियो ने जो 793 कैरेट का जो कोहिनूर था उसको 280 कैरेट का कर दिया और ये चीज जब शाहजहां देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उसने पैसा देना तो दूर की बात, उल्टा हार्टेंसियो जो था उसके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगा दिया। और जब ये छोटा हो गया तो शाहजहां उस टाइम पे एक दुनिया का सबसे महंगा पीकॉक थ्रोन तख्त ए तौश बनवा रहा था, अंडर प्रोसेस में था। ये बहुत ही यूनिक पीकॉक थ्रोन था। इसके अंदर शाहजहां ने सफायर, रूबीज, एमरल्ड, पर्ल, कई केजी गोल्ड, 500 पाउंड से भी ज्यादा के यूनिक स्टोन्स लगाए। ताजमहल से भी ज्यादा कॉस्टली पीकॉक थ्रोन था। तो पीकॉक थ्रोन ऑलरेडी इतना महंगा था, ताजमहल से भी महंगा था, उसके बाद इसके ऊपर जब कोहिनूर भी लगा दिया गया तो पीकॉक थ्रोन और भी ज्यादा यूनिक हो गया और इस पीकॉक थ्रोन के दूर दूर तक चर्चे होते थे। और जब पीकॉक थ्रोन रेडी हुआ तो शाहजहां कोहिनूर लगा के इस पर आराम से अपना बैठना चालू किया और इसके कुछ ही टाइम बाद यानी कि ईयर 1658 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को हटा के आगरा फोर्ट की जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया। लेकिन राजा बनने के बाद औरंगजेब ने एक चीज की, उसने दिल्ली के अंदर जो फॉर्मल कोरोनेशन होता है वो नहीं करवाया और पीकॉक थ्रोन जो था जिसपे कोहिनूर लगा हुआ था उस पे भी बैठने से मना कर दिया। कुछ लोग आज की डेट में भी ये चीज कहते हैं कि इसी वजह से औरंगजेब ने लंबे टाइम तक रूल किया, जल्दी उसकी डेथ नहीं हुई। और फिर औरंगजेब के बाद और भी राजा आए, उन्होंने भी पीकॉक थ्रोन का यूज किया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के आते आते मुगल अंपायर बहुत ज्यादा वीक हो गया था, आपस में लड़ाई चल रही थी इनके। अब इसी टाइम पे पर्शिया के अंदर बैठा जो नादिर शाह था उसको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि मुगल्स वीक हो गए हैं और इनके पास बहुत सारा खजाना है, कोहिनूर है, और मौका देख के नादिर शाह ईयर 1738 में मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर अटैक कर देता है। In the year 17 Mughal Empire's weakness, Nadir Shah defeated him in a decisive battle. This invasion not only exposed the declining power of the Mughals, but also marked a major turning point in Indian history. और
नादिर शाह को इंडिया के ऊपर रूल नहीं करना था, वो खाली खजाना लूटने आया था। तो लड़ाई हारने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला से सारा का सारा खजाना जो था वो नादिर शाह ने ले लिया। पीकॉक थ्रोन जो था उसको तोड़ दिया गया और उसमें जितने भी हीरे वगैरह लगे थे वो सब निकाल लिए गए। मोहम्मद शाह रंगीला ने सब कुछ दे दिया, सारा खजाना दे दिया, लेकिन एक चीज़ जो थी कोहिनूर, उसको अपनी पगड़ी के अंदर छुपा लिया ताकि मिल ना पाए नादिर शाह को। अब नादिर शाह ने कोहिनूर के बारे में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुन रखा था। उसने पता लगाने की कोशिश की तो रंगीला के कोर्ट के अंदर एक कोर्टिसियन थी नूर बाई, उसने नादिर शाह को चुपके से बता दिया कि रंगीला जो है उसने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा रखा। अब एक बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन है जिसमें राजा जो है वो अपनी पगड़ी एक्सचेंज करते हैं। तो नादिर शाह ने जानबूझ के रंगीला से कहा कि हमें पगड़ी एक्सचेंज करनी है। तो मोहम्मद शाह रंगीला शुरू में तो बहुत ज़्यादा आनाकानी करता है, लेकिन मजबूरी में उसको पगड़ी जो है एक्सचेंज करनी पड़ती है। और जैसे ही वो पगड़ी एक्सचेंज कर रहा होता है, कोहिनूर उसकी पगड़ी में से निकल के नीचे गिरता है और जैसे ही नीचे गिरता है नादिर शाह के मुंह से देखते ही निकलता है कोहिनूर, जिसका मतलब माउंटेन ऑफ लाइट। और यहीं से कोहिनूर का जो नाम है, जो लोग कोहिनूर कहते हैं, वो पड़ा। आलम आराय नादरी ये सबसे पहला ऑथेंटिक सोर्स है जिसमें सबसे पहले इस चीज के बारे में बताया गया कि कोहिनूर का जो नाम है वो किस तरीके से नादिर शाह ने यूज किया था। और फिर सारा खजाना लेने के बाद नादिर शाह जो है वो कोहिनूर को लेके इंडिया से पर्शिया चला जाता है और इस तरीके से कोहिनूर दोबारा से इंडिया से वापस निकल जाता है। अब कोहिनूर मिलने के बाद नादिर शाह जो थे उनका भी बुरा टाइम चालू हो जाता है, इनको भी मार दिया जाता है, पूरा एम्पायर जो था वो वीक हो जाता है। नादिर शाह का जो खजाना होता है उसकी लूटपाट होने लगती है और इसी टाइम पे नादिर शाह का ट्रस्टेड गार्ड जनरल अहमद शाह दुर्रानी कोहिनूर को लेके अफगानिस्तान चला जाता है और वहां पे अपना दुर्रानी एम्पायर शुरू होता है। और इस तरीके से कोहिनूर जो होता है अफगान रॉयल फैमिली का हिस्सा बन जाता है और फिर ईयर बाय ईयर फैमिली में पास ऑन होता है। और ईयर 1803 में कोहिनूर जो है वो शाह सूजा दुर्रानी इनके पास आता है और कोहिनूर आते ही इनका भी बुरा टाइम चालू होता है। इनके कजन बगावत कर देते हैं, जिसके डर से सबसे पहले तो ये अपनी वाइफ वफा बेगम और अपने भाई जमान शाह को कोहिनूर देते हैं और पंजाब की तरफ महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रोटेक्शन में भेज देते हैं। और जैसे अपनी वाइफ और भाई को भेजते हैं, इधर शाह सूजा का जो मिलिट्री कमांडर था वो इनको गिरफ्तार कर लेता है। अब जैसे ही ये चीज होती है, शाह सूजा की वाइफ वफा बेगम महाराजा रंजीत सिंह के पास जाती हैं, उनसे मदद मांगती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मेरे पति शाह सूजा को बचा लो, इसके बदले में आपको मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज कोहिनूर दूंगी। और यही टाइम था जब महाराजा रंजीत सिंह जी ने इनसे पूछा भी था कि ऐसा क्या है कोहिनूर में कि ये कितना कीमती है। तो वफा बेगम उस टाइम पे कहती हैं कि अगर 5 ताकतवर पहलवान चारों डायरेक्शन और आसमान की तरफ पत्थर फेंके तो जितनी डिस्टेंस कवर होगी उतनी डिस्टेंस में अगर गोल्ड भर दिया जाए उसके बाद भी कोहिनूर की जो वैल्यू है उससे ज्यादा होगी। और फिर इसके बाद डील फिक्स हो जाती है कि जो सबसे कीमती कोहिनूर है वो महाराजा रंजीत सिंह जी को मिलेगा और उसके बदले में वो शाह सूजा जो है उनको छुड़वा के वापस लाएंगे। और कोहिनूर के बदले एक चीज और फिक्स की गई थी कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो 3 लाख रुपए और 50 घोड़े इसके बदले में देंगे। अब डील डन होते ही महाराजा रंजीत सिंह जी अपनी फोर्सेस का यूज करके शाह सूजा को बहुत जल्दी बचा के वापस ले आते हैं। अब एज पर डील शाह सूजा के वापस आने के बाद उनको और उनकी वाइफ को कोहिनूर वापस देना था, लेकिन ये दोनों आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह जी इन पे प्रेशर बनाते हैं, हाउस अरेस्ट कराते हैं, तब जाके शाह सूजा अक्टूबर 1813 के आसपास ऑफिशियली कोहिनूर डायमंड महाराजा रंजीत सिंह जी को दे देता है। और महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे वो कोहिनूर के पोजेशन के बाद बहुत ज्यादा खुश थे, उनको बहुत पसंद था कोहिनूर। तो डेली जब वो बाहर जाते थे तो इसको वो अपनी आर्म पे बांध के निकलते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको रॉयल खजाने में रखवा दिया था और फिर स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे। और ये जो कोहिनूर डायमंड था इसके बगल में 2 और डायमंड लगवा दिए थे, ये उसकी इमेज है। अब इसके बाद ईयर 1830 आते आते ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंडिया में और जो सिख अंपायर के खजाने और कोहिनूर की बात थी वो दूर दूर तक होती थी और इस खजाने पे ब्रिटिशर्स की भी नजर थी। कोहिनूर के बारे में इतना सुना था ब्रिटिशर्स ने कि सेम ईयर 1830 में ब्रिटिश ऑफिसर WG ऑसबर्न खुद सिख अंपायर के कोर्ट में जाके कोहिनूर को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी से कि इतना नाम सुना इसका, एक बार आप इसको दिखा दो। और इसको दिखाया भी जाता है। इस इंसिडेंट के बारे में इन्होंने अपनी बुक कोर्ट एंड कैंप ऑफ रंजीत सिंह इसमें भी लिखा है। और ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स सिख अंपायर पे और उनके खजाने पे कैसे भी करके कंट्रोल पाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे सिख अंपायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब इसी बीच क्या होता है कि ईयर 1838 स्टार्ट होता है और महाराजा रंजीत सिंह जी थे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। और ये वो टाइम था जब महाराजा रंजीत सिंह जी बहुत ज़्यादा डोनेशन करने लगे थे। कोहिनूर जो था उसको भी जगन्नाथ टेम्पल में डोनेट करने के लिए बोला था इन्होंने। ये सारी चीज़ें सिख कोर्ट ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड उम्मद उल तवारिख इसमें मेंशन है। तो डोनेशन वगैरह तो चल रही थी, लेकिन कोहिनूर के डोनेशन की जब बात आती है
तो राजा रंजीत सिंह जी के खजांची बेलीराम जो थे वो परेशान हो जाते हैं और इस चीज के लिए मना कर देते हैं कि ये इतना कीमती डायमंड है, सिख अंपायर की प्रॉपर्टी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको डोनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर इन्हीं सारी चीजों के बीच में 27 जून 1839 को महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद इनके बेटे खरक सिंह गद्दी संभालते हैं, लेकिन कोहिनूर को डोनेट नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे ही राजा बनने के बाद कोहिनूर का पोजीशन इनके पास आता है, कोई इनको स्लो पॉइजन दे देता है। 5 नवंबर 1840 को इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर राजा नौनिहाल सिंह ये गद्दी संभालते हैं, इनके पास भी कोहिनूर आता है। सेम टाइम पे इनके ऊपर भी हजारीबाग का गेट जो था वो गिर जाता है, इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर शेर सिंह के पास कोहिनूर आता है, उनकी भी 15 सितंबर 1843 को उनको मार दिया जाता है। तो हर घर में इस बारे में बात होने लगी थी कि जो कोहिनूर है श्रापित है। महाराजा रंजीत सिंह जी ने एकदम सही कहा था कि इसको मंदिर में डोनेट कर देना चाहिए। और ये जो सारी कोहिनूर की स्टोरी थी ये डेली न्यूज़पेपर में छपती थी और इंग्लैंड में भी सारे के सारे लोग पढ़ते थे। कोहिनूर इंग्लैंड में भी बहुत फेमस हो चुका था। क्वीन जो थी उनका भी बहुत इंटरेस्ट बन गया था कोहिनूर में। तो महाराजा रंजीत सिंह जी के डेथ के बाद जो सिख अंपायर था उसमें एक के बाद एक डेथ होने लगी, लीडरशिप क्राइसिस आ गया और सिख अंपायर बहुत ज्यादा वीक पड़ गया। सिर्फ उनके 5 साल के बेटे दलीप सिंह जो थे उनके अलावा कोई बचा ही नहीं था। और फिर मजबूरी में ईयर 1843 में 5 साल के दलीप सिंह को राजा बनाया जाता है और इनकी मदर जो थी जिंद कौर ये सारी चीजें संभालती थी। और ब्रिटिशर्स को ये टाइम सबसे सही लगता है सिख अंपायर पे अपना कंट्रोल करने का। और फिर 11 दिसंबर 1845 को ब्रिटिशर्स सिख अंपायर पे अटैक करके सिख अंपायर पे कंट्रोल ले लेते हैं और महाराजा दलीप सिंह की जो मदर थी उनको फोर्ट के अंदर हाउस अरेस्ट कर देते हैं और सारी पॉलिटिकल पावर जो थी वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और इसके बाद ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 7 साल के महाराजा दलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाते हैं। 2 बार साइन होती है, मैं एक साथ में बता देता हूँ। इस ट्रीटी में बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इस ट्रीटी के थ्रू ऑफिशियली जो कोहिनूर था वो ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया। इस ट्रीटी के आर्टिकल 3 में कोहिनूर के बारे में ये चीजें लिखी थी, आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। और ट्रीटी ऑफ लाहौर की वजह से अब जो कोहिनूर था वो अब ऑफिशियली ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और क्योंकि कोहिनूर की जो ओनरशिप थी, इसके कंट्रोल को लेकर बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, तो ऑन पेपर तो इन्होंने इसको अपने पास लिया ही लिया। साथ साथ 7 दिसंबर 1849 को एक सेरेमनी भी करवाई जिसमें सबके सामने कोहिनूर ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर किया गया। और फिर इसके बाद ये कोहिनूर क्वीन के लिए रिजर्व करके गिफ्ट करने का प्लान किया गया और ये चीज अनाउंस की गई कि कोहिनूर की अब राइटफुल ओनर जो है वो क्वीन ही होंगी। अब इसके बाद अगला टास्क था कोहिनूर को इंग्लैंड पहुंचाना था क्वीन के पास। लेकिन उससे पहले ये डिसाइड हुआ था कि क्वीन को इंप्रेस करने के लिए जब उनको गिफ्ट किया जाएगा कोहिनूर, तो इसकी जो पीछे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी उनको बताई जाएगी, तो वो बहुत इंप्रेस होंगी। और इस टास्क के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे वो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थियो मेटकाल्फे इनको बुला के इनको टास्क देते हैं कि जल्दी से जल्दी कोहिनूर की हिस्ट्री के बारे में पता करके, फैक्चुअल हिस्ट्री के बारे में पता करके एक रिपोर्ट सबमिट करो और कुछ भी इसमें गलत नहीं होना चाहिए। और बहुत ही कम टाइम में मेटकाल्फे जो थे वो कोहिनूर के बारे में कि कहाँ से इसकी माइनिंग हुई, लोकेशन क्या थी, नादिर शाह के पास कैसे आया और जो इसके बारे में इसके बैड लक और मिसफॉर्च्यून की जो स्टोरी चल रही थी, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल इकट्ठा करके एक रिपोर्ट सबमिट कर दी। लेकिन ये जो मिसफॉर्च्यून और बैड लक वाली स्टोरी थी, ये सारी चीजें इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में भी छप रही थी। तो इंग्लैंड के लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि थोड़े टाइम में जो कोहिनूर है वो हमारे देश में आने वाला है। अब इसके बाद अगला टास्क था कोहिनूर को इंडिया से इंग्लैंड ले जाने का। तो पहले तो कोहिनूर को 2 फरवरी 1850 को सेफली लाहौर फोर्ट से मुंबई लाया जाता है और फिर 6 अप्रैल 1850 को कैप्टन लॉकेयर इसको ब्रिटिश रॉयल नेवी शिप HMS मडिया में लेके इंग्लैंड की तरफ निकाला जाता है इसको। अब शिप में कोहिनूर है, इसको लेके किसी को शक ना हो तो कोहिनूर को एक नॉर्मल बॉक्स में रखा जाता है और उसके ऊपर एक लॉक लगाया जाता है जिसकी 2 चाबियां होती हैं और एक चाबी राम से और दूसरा कैप्टन आपस में एक एक करके बांट लेते हैं। अब इसके बाद शिप जो होती है वो इंग्लैंड की तरफ निकलती है, लेकिन कुछ देर बाद ही शिप में कॉलेरा फैल जाता है। कैप्टन जब शिप के नीचे की तरफ जाता है तो 2 क्रू मेंबर थे वो बीमारी की वजह से मरे हुए मिलते हैं। तो ये लोग जुगाड़ करके मॉरिशियस जो था वहां पे रुक जाते हैं, वहां पे ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं। लेकिन वहां से भी निकलने के बाद जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तूफान वगैरह में भी फंसते हैं और फिर जैसे तैसे करके सारी दिक्कतों के साथ 2 जुलाई 1850 को इंग्लैंड के पोर्ट्समूथ पोर्ट पे पहुंचती है। और इधर लंदन में बेसब्री से इंतजार हो रहा था। चारों तरफ सिर्फ कोहिनूर की बातें चल रही थी, न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ कोहिनूर की डिटेल से ही भरे पड़े थे।
वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अब होता क्या है कि एक तरफ कोहिनूर जो था वो इंग्लैंड में बस पहुंचा ही था, दूसरी तरफ इंग्लैंड के पीएम रॉबर्ट पील जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन हिल की तरफ घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। अचानक से घोड़ा उनको गिरा के कुचल देता है और एग्जैक्टली सेम डे जिस दिन कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचता है उनकी डेथ हो जाती है। अब एक तरफ पीएम की डेथ हो चुकी है, दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैम्ब्रिज हाउस से निकल के, उनके एक अंकल थे प्रिंस अडोल्फ जिनकी डेथ हुई थी, उनके यहाँ पे जा रही थी। तो ऑल ऑफ अ सडन उनके साथ क्या होता है कि रॉबर्ट फ्रांसिस नाम का एक आदमी आयरन की रॉड निकालता है और क्वीन विक्टोरिया पे हमला कर देता है। ये सारी खबर एक साथ न्यूज में छप रही थी, एक तरफ कोहिनूर, दूसरी तरफ ये जो जितने इंसिडेंट हो रहे थे ये छप रही थी। तो लोग कोहिनूर को ब्लैक मैजिक से जोड़ने लगे कि इसको लाना कहीं गलती तो नहीं होगी। अब इसके नेक्स्ट डे 3 जुलाई 1850 को क्वीन को कोहिनूर जो है वो रिसीव करना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट जॉन जो थे उनको कोहिनूर क्वीन को हैंड ओवर करना था। और क्वीन जब दुनिया का सबसे फेमस और कीमती हीरा रिसीव कर रही थी तो उनकी एक आंख काली थी और माथे पे चोट लगी हुई थी। अब कोहिनूर क्वीन के पास पहुंच चुका था। क्वीन को कोहिनूर की जो शेप थी वो थोड़ी खराब लगती है, तो उस टाइम पे डेविड ब्रूस्टर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल ऑप्टिक्स इस नाम से भी बुलाया जाता था, कोहिनूर की जो शेप को सही करने का टास्क था वो इन्हीं को दे देती हैं वो। और इसके बदले में डेविड ब्रूस्टर ने 8000 ब्रिटिश पाउंड लिए और कोहिनूर की शेप और कटिंग सही करके इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। लेकिन ये करने के चक्कर में फिर से इसका वेट कम हो गया। कोहिनूर अब सिर्फ और सिर्फ 105.6 कैरेट यानी कि 21.12 ग्राम का ही बचा था। अब ये चीज तो हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ईयर 1861 में जब क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट, इनकी भी डेथ हो जाती है, तो फिर से उसकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि फीमेल जो है सिर्फ वही इससे बच सकती है, बाकी अगर कोई मेल है तो उसके लिए बहुत बैड लक लेके आएगा। तो यही वो टाइम था जब कोहिनूर को क्वीन के क्राउन में लगवा दिया गया था, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली की जो फीमेल मेंबर हैं उनके लिए ही एक्सक्लूसिव रहे। और रॉयल फैमिली का कोई भी अगर मेल है तो वो कोहिनूर को ना पहन पाए। इनफैक्ट आज की डेट में भी फीमेल इसको पहनती हैं रॉयल फैमिली में। अब देखिए, इसके बाद ईयर 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है और ब्रिटिशर्स के जाने का टाइम आता है, तो हमारी गवर्नमेंट जो थी एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देती है कि कोहिनूर को वापस इंडिया को दे देना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर उस टाइम पे पूरी तरीके से मना कर देते हैं। फिर काफी टाइम तक कोहिनूर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता। लेकिन फिर ईयर 1953 में क्या होता है कि क्वीन एलिजाबेथ का कोरोनेशन होता है। उस टाइम पे एक बार फिर से इंडिया कोहिनूर को वापस लेने के लिए एक रिक्वेस्ट करता है, लेकिन दोबारा से रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाती है। अभी तक कोहिनूर को वापस लेने के लिए जितनी भी रिक्वेस्ट की गई थी, फॉर्मल डिस्कशन और लेटर्स के थ्रू इंडिया कर रहा था, कोई कोर्ट केस नहीं किया था। अब जब ये सारी चीजें हो रही थी तो ईयर 1976 में पाकिस्तान भी इंडिया को देख के इसमें कूद जाता है। पाकिस्तान कहता है कि कोहिनूर लाहौर की हेरिटेज है, लाहौर उस टाइम पे सिख एम्पायर की कैपिटल था और ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू आप लोग कोहिनूर लेके गए हो, तो इसको हमें वापस कर दो। अब ये देख के तालिबान जो था वो भी कूद जाता है इसमें। वो कहता है कि दुर्रानी एम्पायर का भी पार्ट रहा है कोहिनूर, तो हमें इसको वापस मिलना चाहिए, हमारा इसमें अधिकार है। ऐसे करके ईरान भी इसमें कहता है कि हमें मिलना चाहिए। अब ब्रिटिशर्स ये सारी चीजें देख के जितनी भी कंट्री थी सबको मना कर देता है, सबकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता है। वो सिंपल एक चीज कहता है कि कोहिनूर लीगली ब्रिटेन को मिला है, इसलिए आपका इस पे कोई भी हक नहीं बनता। अब इसके बाद काफी टाइम तक कोहिनूर को लेके इंडिया के अंदर कोई डिस्कशन नहीं होता और फिर ईयर आता है 1997। इस टाइम पे कुलदीप नायर जो पहले जर्नलिस्ट भी थे, ये एमपी बनते हैं राज्यसभा के अंदर। और एमपी बनने के एक साल बाद यानी कि ईयर 1998 में ये अपने साथ 50 एमपीज जो थे उनको और इकट्ठा करके एक पेटिशन साइन करा के ब्रिटिश गवर्नमेंट से दोबारा अपील करते हैं कि कोहिनूर जो है वो कॉलोनियल लूट का सिंबल है, इसको जल्दी से जल्दी इंडिया को वापस कर देना चाहिए। और ये जो 50 एमपी थे जिन्होंने पेटिशन साइन की थी, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी थे, इन्होंने भी साइन किया था इस पिटीशन पे। बहुत हल्ला होता है कोहिनूर को वापस लाने के लिए, काफी न्यूज भी बनती है। उस टाइम के एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर जशवंत सिंह पब्लिक सेंटिमेंट्स को देख के कह तो देते हैं कि कोहिनूर लाया जाएगा, लेकिन बात वहीं की वहीं रुक जाती है। फिर इसके बाद ईयर आता है 2002। इस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ की मदर की डेथ होती है और उनका जो कॉफिन था उस पे क्राउन रखा जाता है जिसमें कोहिनूर लगा हुआ था। अब ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट इंडिया के अंदर भी हो रही थी और ये चीजें देख के इंडिया की जो आम जनता थी वो फिर से कहने लगती है, फिर से डिमांड करती है कि कोहिनूर वापस आना चाहिए। इंडिया के अंदर सिख कम्युनिटी जो थी वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है कि कोहिनूर लंबे टाइम तक सिख अंपायर की विरासत रहा है, इसको वापस लाके कैसे भी करके अमृतसर टेम्पल में लगाना चाहिए। सेम टाइम पे जगन्नाथपुरी टेम्पल के जो ऑफिशियल्स थे वो भी कोहिनूर को वापस लाने की डिमांड करते हैं कि कोहिनूर कैसे भी वापस लाओ। महाराजा रणजीत सिंह जी की विश थी कि कोहिनूर जगन्नाथपुरी टेम्पल में जाना चाहिए और इस टाइम पे आए दिन न्यूज़पेपर में चीजें छप रही थी और बैक टू बैक कोर्ट के अंदर PIL भी फाइल होने लगी थी
थी कि कैसे भी करके इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए और कोहिनूर को वापस लेके आए। इस पे तो इंडिया का हक है, ये इंडिया की हेरिटेज का पार्ट है। सारी पीआईएल में से 2016 में एक पीआईएल डाली थी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस फ्रंट एनजीओ ने। इन्होंने पीआईएल डाल के रिक्वेस्ट करी थी कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो स्टेप उठाए। मामला कोर्ट में कई दिनों तक चलता है और गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ये कह देते हैं कि कोहिनूर ना तो चोरी हुआ, ना ही जबरदस्ती अंग्रेज इसको लेके गए, ये तो अपनी मर्जी से दिया गया, तो ऐसे हम क्लेम नहीं कर सकते। और अगर हम ऐसे क्लेम करेंगे तो कल को हमसे भी कोई दूसरी कंट्री कोई ना कोई चीज को लेके क्लेम कर देगी। अब जैसे ये न्यूज बाहर आती है, लोगों के सेंटिमेंट्स गवर्नमेंट के खिलाफ होने लगते हैं, न्यूज बनने लगती है और बात जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट जो थी वो अपना स्टैंड उल्टा कर देती है और कहती है कि इंडिया कोहिनूर को ही बिलोंग करता है, लेकिन इसको लीगली लाने में दिक्कत आ रहे हैं, अभी चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको वापस लेने के लिए जो जो स्टेप्स होते हैं वो उठाएंगे। और एक्चुअल में भी कोहिनूर को वापस लाने के लिए लीगल दिक्कतें आ रही थी। एंटीक्विटी एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972 गवर्नमेंट को अलाउ तो करता है कि वो अपनी वैल्यूएबल हिस्टोरिकल ओनरशिप के लिए दावा कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी ये दिक्कत थी कि ईयर 1972 के बाद के जो आइटम है उनके लिए एप्लीकेबल होता था। इसका यूज इंडिया जो था वो लीगली कोहिनूर को वापस लाने के लिए नहीं कर सकता था। और दूसरी चीज, इंडिया और ब्रिटेन दोनों ने यूनेस्को कन्वेंशन साइन किया है और उसके आर्टिकल 7 अलाउ करता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे लीगल एक्शन लेके अपना कल्चरल आइटम या खजाना वापस ले सकती है। लेकिन इसमें भी सेम दिक्कत थी कि ईयर 1970 के बाद के जो आइटम थे उनके लिए दोनों कंट्री ने ये कन्वेंशन साइन किया था, तो बात यहां भी फंस जाती थी। और ये जो दोनों कंट्रीज ने कन्वेंशन साइन किया था, इसके आर्टिकल 1 के हिसाब से ये रूल भी था कि अगर कल्चरल हेरिटेज की कोई चीज है तो उसको ये देखा जाएगा कि वो चीज ओरिजिनली किस कंट्री से निकली है, जैसे पहली बार वो कहां मिली या प्रूफ क्या है उस चीज का। लेकिन इसमें भी ये दिक्कत फंस जाती है कि टाइम के साथ साथ कंट्रीज, स्टेट, हर एक चीज चेंज हो चुकी है। पहले अकेला इंडिया था, फिर पाकिस्तान भी बना, ऊपर से कोहिनूर इंडिया से लेके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हर एरिया में घूमा भी है और ब्रिटिश ने उस टाइम पे कोलोनाइज किया था। तो एक्चुअल में जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है वो कंट्री उस टाइम पे कौन सी मानी जाएगी, इसको लेके भी कन्फ्लिक्ट है। लेकिन उसके बाद भी इंडिया की जो आम जनता थी वो रुकी नहीं। कई सारी पीआईएल इंडियन कोर्ट में बैक टू बैक साल दर साल जाती रही और फिर थक हार के सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल डिसमिस करके एक स्टेटमेंट दिया कि हम बाहर की कंट्री के लिए ऑर्डर पास करके कोहिनूर वापस नहीं मंगा सकते। तो यहाँ भी ये दिक्कत फंस गई थी। लेकिन इन सब चीजों के बाद भी आम जनता का प्रेशर इतना रहता है कि गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम स्टेटमेंट देके लीगल बैटल लड़नी होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोहिनूर को वापस लाने के लिए। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि इंडिया ने अपने आर्गुमेंट्स बहुत स्ट्रांगली रखे हैं, जिसमें इंडिया कहता है कि कोहिनूर जो अंग्रेजों को दिया गया वो अपनी मर्जी से नहीं दिया गया। उस समय दलीप सिंह बहुत ही कम एज के थे और अंग्रेजों ने उनकी मदर को हाउस अरेस्ट करके खुद गार्जियन बन के कोहिनूर को लीगली साइन करवा के लिया। और इंडिया बार बार ये चीज कहता है कि कोहिनूर जो है वो इंडिया के लिए सिर्फ एक हीरा नहीं है बल्कि एक कल्चरल हेरिटेज है। ये इंडिया के लिए एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया इसके साथ साथ कहता है कि भले ही ब्रिटिशर्स कितना भी कहें कि उनका लीगली हक है उस पर, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कोलोनाइज करके अपनी पावर का मिसयूज करके कोहिनूर को अपनी कंट्री में ले गए। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के भी प्रूफ साफ कहते हैं कि कोहिनूर इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, गोलकोंडा रीजन के अंदर। और इसके साथ साथ सबसे लंबे टाइम तक इंडियन रूलर्स जो थे उनके पास कोहिनूर की ओनरशिप रही है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है इन सारी चीजों पे अपना एक ही आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि देखिए ट्रीटी ऑफ लाहौर के थ्रू लीगली कोहिनूर को हमने एक्वायर किया है, आर्टिकल 3 में साफ ये चीज मेंशन है और 150 साल से कोहिनूर जो है वो क्राउन का पार्ट है। और ऐसे अगर हम कोहिनूर दे देंगे तो पूरी दुनिया के जो म्यूजियम है, इंग्लैंड का जो म्यूजियम है वो सब खाली हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से तो कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री के म्यूजियम में या आर्टिफैक्ट को क्लेम करके वापस मांगने की डिमांड करेगी। और जो मैंने इससे पहले जो एक चीज बताई थी कि अंग्रेजों ने एक छोटी सी सेरेमनी की थी उसके बाद कोहिनूर को लिया था, उसका रेफरेंस भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स देते हैं। और इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स कहते हैं कि चलो अगर हम दे भी दें तो दें किसको? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इतनी कंट्रीज क्लेम कर रही हैं कोहिनूर को, सब कह रही हैं कि कोहिनूर हमारा हेरिटेज है। तो असली ओनरशिप किसकी है ये भी पता करना आसान नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें रही हैं जिसकी वजह से कोहिनूर वापस नहीं आ पाता। लेकिन आम जनता की डिमांड आज की डेट में भी है कि कोहिनूर इंडिया की हेरिटेज का पार्ट है और कैसे भी करके गवर्नमेंट को इसको वापस लेके आना चाहिए। और इसके साथ साथ इसका जो मिसफॉर्च्यून वाला जो सुपरस्टिशन है वो आज भी लोग बात करते हैं। अभी भी आपको मल्टीपल राइटर्स मिल जाएंगे जो इसके कर्स के बारे में बात करते हैं। जब 8 सितंबर 2022 को क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी और उसके बाद किंग चार्ल्स जो थे वो किंग बने थे,
जो कि एक मेल थे। तो उसके बाद 2024 में उनको कैंसर हो गया था। तो फिर से कोहिनूर के कर्स और ब्लैक मैजिक के जो किस्से थे वो स्टार्ट हो गए थे कि भले ही किंग जो थे वो कोहिनूर अपने पास नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि एलिजाबेथ की डेथ के बाद टेक्निकली कोहिनूर की ओनरशिप इनके पास आ गई थी, एक मेल के पास आ गई थी, इसलिए ये सब हुआ। और लोग हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि कोहिनूर का इंग्लैंड की धरती पे आने से पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब आते थे। लोग कहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर में कभी सूरज नहीं ढलता, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन एक छोटा सा आइलैंड नेशन बन चुका है। और अभी भी मल्टीपल राइटर्स हैं जो ये चीज़ लिखते हैं कि ये कोहिनूर के कर्स की वजह से हुआ है। अब देखिए, लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप सिंप्लीफाई करो अपनी अकाउंटिंग उडू अकाउंटिंग ऐप के साथ फ्री में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। थैंक यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और ईगू मैं तो कहता हूं कि इसको ना कोहिनूर लेकर एक मिनट मैं आगे भी आपकी बात काट रहा था। जितनी इंटरेस्टिंग वीडियो आज सारी की ना, जो हैरान कुन ये थी ना, ओए होए होए, ऐसे ही कोहिनूर के पीछे मरे जा रहे थे भाई। 1306 में ये कोलंडा रियासत है, मतलब ये साउथ की इंडिया से वहां से निकला। मतलब वो रियासत थी, उस टाइम कंट्रीज होती थी छोटी छोटी रियासतें, राजा महाराजा के अंदर। कहाँ से वो निकली, खिलजीस पे आए, अब्दाली आए, गजाली आए, उसके बाद लाहौर में आया रंजीत सिंह के पास, उसके बाद पर्शियन मौजूदा ईरान में गया, अफगानिस्तान में गया। और मजे की बात रंजीत के पास तो एंड पे आया था, लेकिन फाइनल वो था, उनकी फाइनल पास ही रहा है। फाइनल ये था भाईजान, फाइनल इसलिए अब ब्रिटिश इसको क्लेम करता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी। पहले एक रियासत से दूसरी रियासत जो गया है ना, वो कोई लीगल तौर पे नहीं गया। और लीगल का तो इसमें तल्लुक ही नहीं है। सच्ची बात तो ये भाई साहब के लूट के ले गए, चोरी होता है। लेकिन राजा रंजीत ने तो भाई साहब उसके बदले में घोड़े भी दिए थे, 3 लाख रुपया भी अदा किया था। असल में तो देखा जाए तो मालियत उनकी बनती है, यकीन माने। उन्होंने हकीकत में वसीयत की थी कि ये जगन्नाथ मंदिर को देना चाहिए, दान किया था। वहाँ के जो लोग थे वो उनका लालच उठा और उन्होंने कहा भाई साहब मंदिर को देने की क्या, हमें अपने गुरुद्वारों को देंगे या खुद रखेंगे। मतलब ये है कि ये गोरे हैं, इनका शुरू से काम है कि ये कमर में चूरा घोंपते हैं। और चूरा का घोंपना भाई उन्होंने ट्रीटी साइन कराई, 5 साल के बच्चे से उनके भाई साहब पुलिस लूटा मामला। अच्छा, एक बात के दौर में हुआ भाई 1806 में दलीप सिंह। यार हम कब कह रहे हैं कि उनके दौर में नहीं हुआ, तो लूट के ले गए हैं। तो वो ट्रीटी जो 5 साल के बच्चे ने की है, वो लूटने ही हुआ, प्रेशराइज करके उसकी मां को सारा कुछ करके बात तो हुई। जो उससे सारी सल्तनत भी मजे की बात है, जहां भी ये कोहिनूर गया वो बंदा मारा गया। ये पैसा चीज ही ऐसी है, ये और इतनी बड़ी उसकी अमाउंट, वो जैसे फिगर बता रहे हैं, यानी कि 5 बंदे जवान हो, तालक भाई जवान बंदे, उनके हाथ में पत्थर हो, वो नीचे से खड़े के आसमान की तरफ फेंके, जितनी हद तक वहां जाए उतने अगर सोने के ढेर लगा दे, उससे भी कीमती ज्यादा है कि इतनी जानों का। यानी कि राजा रंजीत सिंह उस टाइम 3 लाख, उस टाइम की बात, 50 घोड़े और 50 घोड़े। वो ना मेरे वो भी तो मजबूरी में ही बेचा गया था, मजबूरी ना होती यार ना। एक मैं वीडियो देख रहा था, वो कोई जानवर ले रहा था, कहता कि ये ना बड़ा अच्छा जानवर है, वो बड़ा महंगा दे रहा था। कहता क्यों, कोई मोटरसाइकिल था या क्या चीज़ थी। कहता ये इसके ऊपर जब भी एक्सीडेंट होता ना, वो जो बीवी होती है ना बैठी, वो नहीं बचती। नहीं सॉरी आप बात ये हुई है कि एक बंदा था, उसके पास थी पुरानी मैदान गाड़ी, तो वो कह रहा था ये 20 लाख के बंदे कहते यार ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत 2 लाख होगी मैदान पे पुरानी। वो कहता खुशकिस्मत है। वो कहते वो कैसे, वो कहता जिसने भी खरीदी है, जो भी इसमें जिसकी भी बीवी बैठी वो मरी है, तो उसको लेने के लिए लाने लगी। वही कोहिनूर है, जिधर जिधर गया औरतें बचती गई हैं, और बंदे या को जहर में दिया गया, किसी को कत्ल किया गया, कर दिया, किसी को हार्ट अटैक। गोरे तो चुरा के ले गए थे, उनके भी सारे गोरे मरे। उन्होंने कहा कि लेकर तो चुरा के एक मिनट,
गोले भी नहीं, मार तो फिर वो नहीं हुए ना। भाई गोले भी चुरा के लेके उनके भी सारे क्राउन मरे आकर कल भाई, लेडीज बेईमान क्राउन तो में गोले लगा भी दिए। शुरू से थे। उन्होंने आकर लेडीज क्राउन में आज लगा हमें बातें सुनने को मिलती जो हमारे दोस्त भाई बाहर गए हुए ना लंदन या कहीं गोरों की कंट्री में गए हुए, गोरों ने कभी झूठ नहीं बोला है, गोरों ने कभी चोरी नहीं की, कभी छीन के नहीं जो खाया, वो कभी गलत कुछ भी बैठे नहीं किया। ये शुरू से छीनना ये हुए हैं। वो नस्लें खत्म हो गई, अब थोड़ा आज भी उनकी नस्ल में से नहीं चल सिविलाइज्ड रहा। हो गए हैं। यार आज जमाना बदल गया, ये चेंज आ बहुत गया। चीजें भी- लूट लूट के तो चेहरे उन्होंने ही रखा है, सारा लूटने का तरीका तो उन्होंने सिखाया है। लूटा है, बिल्कुल मान लिया हम भी लूटा। कह दें लूटा। लेकिन ये भी चीज है कि उनकी चीजें असली अच्छी होती हैं। लेकिन एक चीज है तारक, जितना ये कीमती था उतना ज्यादा हर रियासत के लिए ये वबाल ही बना। सही भाई, बात हमें है। नहीं चाहिए। जिधर जिधर भी गया तो मैं तो कहता हूं बर्बाद इमरान किया खान को उसने। कभी मिल जाए। हाय हाय हाय, मजा ही आ जाए। भाई हमें मिला तो हम एक वहाँ तो जेलें तोड़नी पड़ी। ना जी, हम वो सबसे ऊपर वाले टावर में लगाएंगे, वो बनी करना में। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, इसके माथे पे लगाएं तो थोड़ा जल्दी मरे, टोपी इसकी कितना खत्म हो पाकिस्तान पे ऐसे ही। क्या बात अच्छा, है। जितनी भाई ने वीडियो दिखाई ऐसा है होना ना, चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यकूब भाई यार वो जो खुद हीरा है उसको हीरे की है। अच्छा लफ्ज़ तारक भाई जितनी भाई ने वीडियो में दिखाई है ना, ये वीडियो में जो भी हिस्ट्री अच्छी चीजें उसने और पूरा explain proof के की है, साथ। व्यू के साथ दिखाई है। और मजे की बात है, जहाँ भी कोई नूर गया वहाँ फिर लाले पड़े, कोई नूर को सेव करने में उनकी भाग दौड़ लगी और नस्लें खत्म कर खत्म हो देता गई। है और मुगलों का भी तहस नहस कर दिया। मुगलों का भी किया, राजा रंजीत सिंह का थोड़े भी भाई किसी को नहीं छोड़ा इसने। मुगलों का भी काट नहीं दिया। हालांकि राजा रंजीत इसने सिंह सारे गोदे जो क्राउन है वो भी खा ये गया। अफगानिस्तान को पेलने वाले यही थे, राजा रंजीत सिंह जी। ये हमारे साथ भी मुगल है भाई, ये भी उसी नस्ल से है। मुगल आजम बैठा हुआ। भाई हमें कोई नूर छड़ के नूर भी नहीं चाहिए। राजा रंजीत हमें नहीं सिंह चाहिए। उनके दौर में देख रहे उनकी सल्तनत जो देख लो ये बंदा आज के दौर में उसकी कितनी कीमत हेलो। कर रहे हैं, ये माँ और कहते भाई हैं मुझे साहब, चाहिए ही नहीं। और तेरे दो भाई इंग्लैंड में हैं। उन्हें कहा चुरा के ले आए, हमें चुरा के दे। लंदन से चुरा के ले आए भाई। हम फोन कर लेंगे। कसम से हमारी कंट्री कर दे क्या हम दुनिया को कर हम देंगे। देखा मर जाना नहीं। भाई। नहीं और नहीं आज का दौर नहीं मेरी ऐसा। सुनना बात, मेरे वालिदैन मौत का बीमार दूसरा नाम है, कोई मेरे नहीं। वालिदैन बीमार है, चाचे चाहिए, चूचे चाहिए, सारे मैं चाहिए। दफना चुका हूँ, तेरी मेहरबानी, हमें कोई नूर नहीं चाहिए। ये ना, पहले यहाँ भी ये डर गया है। ये मैं भी डरा ही ठीक कोई हूँ। नूर से पहले इनका सफाया हो चुका है। तो अब अगर वो आ गया तो एक ये सर पैर मार रहा है ना। कि ये भी ऊपर वाले को प्यारा ही नहीं। कोई नूर है या अकेली नूर है, अपने पास ही रखे। हाय, देख लो कोई लोग हीरे से डर रहा है। तो सही गल है, वो ब्रिटिश लेकिन जिसने पूरी हिंदुस्तान दुनिया तो क्लेम करता है कि भैया वापस लेकर ही और नहीं जिसने पूरी दुनिया पे राज किया उसकी क्या कुत्ते कुत्ते हो गई, उसकी इकोनॉमी ठीक से नहीं चल रही। एक वो उसकी लेडी बची है, आज बाकी बाकी जितने वो गाँव घाटे में में जा ज्यादा रहा तो वो है। खा गया। दुनिया पे राज करने वाला आज भाई साहब खुद घाटे में है। खुद घाटे में चल रहा देखिए है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, पॉलिटिक्स को एक साइड पे ना, चीजों को जब आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो ना या किसी का नुकसान करते हो, वो चीज घूम फिर कर आपके सामने आपको फेस करनी पड़ती है। अच्छा एक और भी चीज मैं वो बोलना करनी चाहूंगा पड़ती भाई, भैया। अब ये एक हीरा है, हाँ जी हाँ जी। इसकी इन्होंने इतनी इतनी वैल्यू वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते इंसानों ने ही बढ़ाई है। इतनी वैल्यू बढ़ा दी भाई, कुछ भी नहीं। हीरा है, टुकड़ा है भाई साहब, कुछ भी नहीं। ये हाँ, क्यों मजे की बढ़ाई? बात है। जिंदगी के इस्तेमाल अच्छा वैसे जिस इंसान बंदे क्या को फायदा क्या कर क्या सकता है? उसने जिस उसका होता ही नहीं है। भाई एक मिनट, जिस ऐसे ही बंदे को ये उन्होंने मिला शान था, बना दिया भाई। जिस बंदे को ये मिला था, इतनी मेहनत करते वक्त मिला था, 37 उसको भी ग्राम कुछ का। मिला होगा। मौत। नहीं मौत के अलावा भी बात नहीं, कर उसने लो। तो दे दिया था ना। नहीं उस राजे का हक तो बनता था, उसको कुछ इनाम के तौर पे दे ये अब देते, उस कुछ टाइम इस में तरह। इतना चाहिए। याद दिया होगा इनाम कुछ जो ना भी कुछ। है। अच्छा तारक भाई एक ही चीज नोट की है, जैसे जैसे अपना एक रियासत से दूसरे रियासत में कोई नूर गया, एक तो वहाँ पे मौतें बढ़ती गई हैं और दूसरा कोई नूर का साइज भी घटता साइज भी घटता गया, तभी 37 ग्राम मिला था। एंड पे आप जो सॉरी इंग्लैंड जो म्यूजियम में है, उसको 21 साइज ग्राम घटा है तो मौतें थोड़ी घटी हैं। अच्छा बात ये खत्म करो कि हिंदुस्तानी हीरे को वापस ले आएगा। नहीं नहीं मिलना ही नहीं है। नहीं कोई मुआदा करके अगर जो गया- भी मिला के अगर गया या- तो हमने भी हिस्सा मांग लेना जिस चाहिए तरह- भाई साहब। जब से लेके थे ला भाई। उस वक्त राजा रंजीत सिंह जो थे कैपिटल तो लाहौर था उस वक्त। ओ भाई मामा तेरा हिस्सा कहाँ से निकल आया भाई? लाहौर भाई लाहौर साहब, हिंदुस्तान का हिस्सा कहाँ से वो निकला? पंजाब एक से मिनट। थे भाई साहब, नहीं, पंजाब एक का ही मिनट, है। एक मिनट। रियल कंट्री थी तेरी, पाकिस्तान था कोई? यदि और पाकिस्तान उस वक्त इंडिया लाहौर नहीं तो था ना।
लेकिन यार आप हिस्सा मांगने पे जा रहे हो, नहीं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तानी वापस इंडिया वो लाएंगे। हिंदुस्तान किस मुंह से मांग रहा है? बनता ही हमारा है। लाहौर का बनता है। तो फिर ऐसे करो एरिया की बात हो फिर रही ऐसे है। करो शहबाज शरीफ को बोलो वो लंदन जाके ले आए। उसको कौन सी जरूरत है मौत को गले लगाने की? भाई साहब इतनी अच्छी हीरा को- हमारा भाई ये सब हमने ले भाई लिया। वो एंड ना वो एंड वाले भाई काली जुबान है, ऐसे सही ही- कह रहे। उसको क्या जरूरत है अच्छी बड़ी हुकूमत का? नहीं जी उनको पैसे की जरूरत है, हीरा आ गया तो सारे खाओ पूरे हो मौत आ गए। जानी। हीरा पंजाब का है और भाई साहब हमने ही लेना लाहौर है। का। जब भी लेकर आए भाई साहब पंजाब ही लेकर आएगा। हमने एक वीडियो की थी उसके अंदर नहीं वो बता रहे थे भाई हिंदुस्तान के मतलब वो मोदी साहब की हुकूमत दूसरी बार की हुई थी ना, उसके अंदर बताया गया था कि जो कोई वो हीरो के बारे में ले आएंगे इस तरह। बात से क्या तरह ही है ना। अच्छा सरकारों ने ये क्या बातें बात सारी है? करें क्या इसमें बातें इसमें भी ये होती हैं। खूब भाई एक चीज ये होती है, मैं आपको ये मेंशन कर दूं, आपको याद होगा हम पिछले चंद दिनों म्यूजियम गए थे, ठीक है ना, वहाँ पे जो मूर्तियां ये सारी चीजें गई, अब लाजमी नहीं कि वो जो सारा कुछ है वो वहीं से निकला हो सकता है वहाँ के जो राजे हैं जो पहले मुस्लिम बादशाह हैं या उनसे पहले जो उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाए ऐसी तो वो तो ऐसे ही है, एक जगह से बात नहीं। यही है जितने म्यूजियम है जहाँ भी है वहाँ चीजें ऐसी ही पड़ी हुई हैं। अच्छा एक और भी चीज है भाई साहब। अब फाइनल ये है कि जो अब जिसके पास है वो उसकी मलकियत। मोदी साहब ने कुछ मूर्तियां लाई थी मेरे घर में यूके से हाँ वापस वो लाई। हमने वीडियो की थी। और साहब जरा बड़ी कीमती थी वो भी। बिल्कुल वो एक वो बहुत पुरानी मूर्ति है तो भाई कीमती होंगी। हमने भी भाई पाकिस्तान में लाहौर में विजिट किया था म्यूजियम का, वो मैंने वीडियो अभी ना एडिटिंग उसकी रहती है, अभी पूरी एडिटिंग हुई नहीं है तो वो भी डालूंगा। तकरीबन वो 35-36 मिनट की वीडियो है लगभग, हो सकता है इससे भी ज़्यादा। लेकिन भाई साहब यकीन माने अगर बंदे के पास टाइम होना एक्स्ट्रा, हमारे पास टाइम की किल्लत थी इसलिए ना वो पूरा ढंग से दिखा नहीं पाया, लेकिन यकीन माने एक एक चीज़ जो है ना मैं कहता हूँ बरीकी से देखने लायक। तारक भाई को मैंने बोला था जो हमने वीडियो की थी ना, मैं कि ये जिंदगी का सबसे ना तेज भागता हुआ टाइम है। अगर हम सही देखना चाहें ना तो एक रूम के लिए सिर्फ एक दिन चाहिए, एक आर्ट गैलरी के लिए एक दिन और चाहिए। उसमें कितनी मुझे ये लगता है मैंने आपको और कसम से मुझे ना बात अच्छा लगा कि भाई पाकिस्तान ने कई चीजें संभाल की। कर सिर्फ मूर्तियां नहीं, बहुत कहना बहुत सारी चाइनीज आर्ट, गालिब का आर्ट, मतलब जो तहरीक थी ना यहाँ पे हिस्ट्री थी उसका टच वहाँ पर भाई हार्दिक का जगह को कितना मेंटेन किया हुआ, ये कितना खूब म्यूजियम है। माहौल बना हुआ था, कैमरे लगे हुए थे, सिक्योरिटी थी बकायदा पर्ची के साथ आना सिक्योरिटी था। पैक पर्ची की बात नहीं बात मतलब है नहीं। कि उन्होंने आज भी अशोक- संभाल के रखा हुआ है। कुछ अरसा पहले ना चाइना में दिखा रहे थे कि अशोक के जो है ना वो जो थे वो सम वो दिखाए गए थे कि वो चाइना में वो है। आप वो वो भी भी हमें- बेहतर जानते हो। वो भी हमें देखने को मिले भी इधर। मेरे इसके हिसाब अंदर से ही, हाँ। मेरे हिसाब से जितने अवतार थे या जितने तकरीबन सालों की मूर्तियां होंगी, कितनी तादाद थी बहुत ज्यादा। और भाई क्या नकाशी थी कमाल की। यूसुफ भाई नहीं थे, मुझे अच्छा, लगता है ये सारी जिंदगी मूर्तियां में- मतलब- मुझे लगता है उनकी जिंदगी का मिस एडवेंचर। नहीं वो वीडियो देख के पूरा कर लेगा। नहीं वो तो ठीक है भाई। तो फिर चले लेकिन जाएंगे भाई साहब कभी किसी दिन अब लाहौर में हम साथ बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि भाई साहब कोई नूर किसका है हिस्सा हक बनता भाई है। इंग्लैंड के ये क्या पाकिस्तान का बनता है या इंडिया का हमें बनता नहीं है? चाहिए ना लड़ भाई, मामा, वो लंदन भाई, में है। भाई भाई नहीं, हमें लेना मैंने है, उठ के लेना चले है। जाना है, हमें नहीं चाहिए अभी, हमने अभी IMF का कर्जा भी देना, रहने दो भाई। तो उनको ही दे देंगे वापस। सीधा उनको हाँ? दे देंगे। ऐसे कोई नहीं होता, पहले आएगा हमारे तो कुछ भाई, दिन मरने हैं फिर हमारे दोबारा पास सेटअप नीरज- करना है। वो क्या है हमारे पास उनके पास नीरज चोपड़ा है, हमारे पास कौन से अरशद नदीम। हाँ। उनसे ऊंचा फकवाएंगे भाला या जो है कोई पत्थर फकवाएंगे, फिर उसके बराबर तोड़ के सोना लेंगे। और वो सोना बेच उठाकर IMF के मुंह पे मारेंगे। ये शेख भाला, चिली वाली भाला। सोच है तारक की, शेख चिली वाली भाला फेंकेंगे उसके बराबर सोना लेंगे। क्या बात है अभी, क्या चलो जी, शादी बुलाओ। अपनी राय रूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए मेरे साथ, तब तक नहीं जा सकते। अल्लाह हाफ़िज़।